हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग यूनिट 15 का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा आज के लिए इंट्रा इंडिविजुअल या इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इससे पहले जो हम पार्ट 1 कंप्लीट किया था तो वहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा था, रिलेशनशिप, वैल्यू और उससे पहले हमारा टास्क। उसके बाद कुछ और टाइप के कॉन्फ्लिक्ट है जो कि हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। इंट्रा होता है ना, इंटर, इंट्रा। इंट्रा जो वर्ड है इसका मतलब होता है विद इन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, विद इन, हमारे अंदर खुद। इंटर मतलब जैसे इंट्रा ट्रांसफर, इंटर इंटर मतलब ए टू बी। मान लीजिए कोई बैंक का ए ब्रांच है और दूसरा बी ब्रांच है, तो इंटर मतलब ए टू बी और इंट्रा मतलब ए टू है। बैंक सेम है, उसके एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किया जा रहा है पैसे को, तो उसको बोलेंगे इंट्रा ट्रांसफर। इंटर एसबीआई से आईसीसी में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंटर ट्रांसफर। इंट्रा एसबीआई के एक ब्रांच से एसबीआई की दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर होता है तो उसको बोला जाता है इंट्रा। तो इंट्रा मतलब विद इन। तो इंट्रा इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल के अंदर ही, विद इन इंडिविजुअल, जो उसकी जो पर्सनल कन्फ्लिक्ट हो रही है तो वही होता है हमारा इंट्रा या इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट। Conflict also arise intrapersonal, where individual objective or vision different from his or company overall vision. This refers to conflict within the individual. तो ये जो conflict arise होता है ये individual के अपने है, उसके खुद के अंदर conflict हो रहा है। Conflict can be intra individual conflict arise from frustration, numerous role that demand equal attention, but is right always possible to devote and goals having both negative and positive aspects. तो ये किस वजह से होता है? इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से होता है? इसका जो पर्पस है वो है न्यूमेरस रोल, कई सारे रोल जो है और सभी को लेके इक्वल अटेंशन है। जैसे कई सारे रोल, जैसे एक पर्सन की बात कीजिए, मिस्टर ए, वो ऑफिस से मान लीजिए कहीं पे ब्रांच मैनेजर, तो ऐसे ब्रांच मैनेजर उसको रोल प्ले करना है। साथ में वो उसकी वाइफ भी है, एज ए हस्बैंड उसको रोल प्ले करना है, उसके पेरेंट्स भी है, एज ए सन उसको रोल प्ले करना है। तो कई सारे रोल एक पर्सन को प्ले करने होते हैं और वो कई बार जो है उसको समझ नहीं आता कि मैं किसके लिए ज़्यादा, मतलब किसको ज़्यादा टाइम दूँ, किसको, क्या मेरे को अपने ब्रांच को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मेरे को अपने घर को। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है कि आपको बिल्कुल बैलेंस वे में बना के चलना पड़ेगा और आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे बैलेंस वे में आप तीनों को बैलेंस करके चलें। ठीक है। तो अब आपको हर जगह आपको मालूम है कि आपको अटेंशन देना है, बट आप बहुत फ्रस्ट्रेट में हैं, आपको नहीं मालूम, आपके कई सारे रोल आपको करने हैं, पूरे करने हैं, और तब आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा एक्सपेक्ट सही है, कौन सा सही नहीं है। तो उसको लेके आप आपस में ही जो है, खुद में ही आप कंफ्यूज है कि कौन सा रोल मुझे ज़्यादा अच्छे से निभाना चाहिए। तो वही आपका इंट्रा इंडिविजुअल, मतलब खुद में आपके अलग अलग रोल्स है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में है। ये आपके अंदर की सिचुएशन है। ठीक है। अब आप ब्रांच पे बैठे मान लीजिए 9 बजे तक, आपके अंदर अब दिमाग में आ रहा है कि इस टाइम पे तो मुझे घर होना चाहिए, लेकिन आप एज ए ब्रांच मैनेजर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए 9 बजे तक रुकना है, तो आपको बैलेंस पे में बनाना पड़ेगा। आप डेली 9 बजे तक मत रुकिए, अपना 7:30 या 8 बजे तक अपना क्लोज करके आप चले जाइए। बाकी टाइम फैमिली मेंबर्स के साथ भी स्पेंड कीजिए। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर वही है कि आपको सबको बैलेंस वे में लेके चलना पड़ेगा। और इसके साथ आपको बोला है कि इन सम देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंट्रा इंडिविजुअल। इंट्रा पर्सनल जो है 3 तरह से, एक आपका गोल कन्फ्लिक्ट, दूसरा आपका कन्फ्लिक्ट फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, और तीसरा है यहाँ पे रोल कन्फ्लिक्ट। तो 3 तरीके के रोल जो है आपके इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, ये वाला टॉपिक करेंगे, फिर उसके बाद आपको कन्फ्लिक्ट का रीजन बताया गया कि किस किस तरह से जो है कन्फ्लिक्ट हो सकता है। पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो जो इंट्रा पर्सनल जो कन्फ्लिक्ट है, इंट्रा इंडिविजुअल, 3 तरह से हो सकता है। पहला आपका आता है गोल कन्फ्लिक्ट। Another common source of conflict for an individual is a goal that has both positive and negative features or 2 or more competing goals. मतलब आपके 2 या 3 गोल्स हैं और वहां पे फिर आपका जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। एक्चुअली ये जो गोल कन्फ्लिक्ट है इसमें क्या होता है कि आपको 2-3 गोल्स पूरे करने हैं। ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज है कि कौन सा वाला गोल मुझे पहले करना है। गोल कॉन्फ्लिक्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। जो फ्रस्ट्रेशन वाला कॉन्फ्लिक्ट अब अभी हम देखेंगे, लेकिन ये जो गोल कॉन्फ्लिक्ट है ये उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। गोल कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन अटेनमेंट ऑफ वन गोल एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग। मतलब जब आपके आपको 2 काम दिए गए, 2 काम, मान लीजिए आपको 2 लोन दिए, एक है हाउसिंग लोन और एक है कार लोन, तो आप एक बार में एक ही गोल कर पाएंगे, दूसरे वाले को आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार में आप एक गोल कर रहे हैं जिसकी वजह से दूसरा गोल आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो वही आपका गोल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये 3 तरह से हो सकता है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा आपका अप्रोच अवॉइडेंस, और तीसरा अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो अप्रोच में क्या होगा, व्हेन द इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड टू अप्रोच 2 or more पॉजिटिव बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल। तो अप्रोच में क्या होगा कि दोनों के दोनों गोल आपके क्या होंगे, पॉजिटिव वे में होंगे और दोनों गोल्स आपस में लेंगे। अप्रोच अवॉइडेंस में होगा कि व्हेन इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड टू अप्रोच अ गोल एंड एट द सेम टाइम
इज मोटिवेटेड टू अवॉइड इट, मतलब इसमें आपके दो गोल है, एक तो आपका पॉजिटिव और एक आपका अवॉइडेंस, जिसको आप अवॉइड करेंगे, जो कि नेगेटिव इसमें रहेगा। द सिंगल गोल कंटेन बोथ पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द इंडिविजुअल। तो गोल मतलब एक ही है, उसमें एक चीज पॉजिटिव और एक चीज नेगेटिव, और उस चीज में आप उस चीज को लेकर आप कंफ्लिक्ट इसमें करेंगे। तीसरा आ जाएगा अवॉइडेंस, अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट, वेयर द इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड टू अवॉइड टू और मोर नेगेटिव बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल। तो इसमें जो आपके गोल्स होंगे, दो या दो से ज्यादा होंगे, और दोनों क्या होंगे, नेगेटिव गोल्स होंगे। तो अप्रोच जो है, टू और मोर पॉजिटिव गोल्स है, अप्रोच अवॉइडेंस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। मतलब काम तो एक ही है, इसमें गोल एक्चुअली एक ही है, उसके कैरेक्टर्स है, जैसे कुछ आदमी में अच्छी बातें भी होती, कुछ बुरी बोलते ना, ये अच्छाई है ये बुराई है, हर किसी में अलग अलग चीजें होती है। ऐसे गोल की भी खासियत है कि कुछ चीज इसमें पॉजिटिव और कुछ चीज इसमें नेगेटिव। और अवॉइडेंस, अवॉइडेंस में क्या है कि जब इंडिविजुअल मोटिवेट होगा टू अवॉइड टू और मोर नेगेटिव, मतलब दो या उससे ज्यादा गोल्स है लेकिन दोनों ही नेगेटिव है, इसमें दोनों ही पॉजिटिव है, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह से जो आपका गोल है। इसमें एक्चुअली गोल एक है बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। सेकेंड आता है गोल फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन अकर व्हेन अ मोटिवेटेड ड्राइवर्स इज ब्लॉक्ड बिफोर अ पर्सन रीच द गोल। फ्रस्ट्रेशन कब आएगा, जब आप किसी गोल तक जाना जाना चाह रहे हैं और आपको रोका जाए उस गोल तक पहुंचने के लिए, तो आप में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। एन इंडिविजुअल ड्राइवर, इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए आज आपका प्लान था अपनी फैमिली के साथ मूवी जाने का, ठीक है। कोई मिस्टर ए है, उसका नाम मान लीजिए कुछ भी रख लेते हैं, मिस्टर मोहन। उसको अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने जाना है। तो उसने अच्छा खासा अपना प्लान बनाया था मूवी जाने का, उसने अपनी वाइफ को बच्चों को सबको बोला कि शाम को सब लोग रेडी रहना। अब क्या होगा कि शाम को जो है इसको कुछ अर्जेंट काम आ गया, जिसकी वजह से इसकी मान लीजिए मूवी का टाइम था 7 o'clock, बहुत अर्जेंट काम आ गया जिसकी वजह से ये ऑफिस से नहीं जा पाया। तो मिस्टर मोहन एक तो ये खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि ऑफिस का काम कभी खत्म नहीं होता, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा, ठीक है, इसको एक फ्रस्ट्रेशन। फिर जब ये इन्फॉर्मेशन इसकी वाइफ को और उसके बेटे को बच्चों को पता लगेगी, उनके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि पापा कभी टाइम पे नहीं आते। तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, इट अकर व्हेन ए मोटिवेटेड ड्राइवर्स इज ब्लॉक्ड बिफोर ए पर्सन, तो अपने गोल पहुंचने से पहले आपको रोक लिया जाता है, तो वो आपका फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा। और तो इसमें क्या होगा कि एन इंडिविजुअल ड्राइवन बाय एन इनर स्टेट ऑफ डेफिशिएंसी इंगेज हिमसेल्फ इन सम एक्शन टू फुलफिल द डेफिशिएंसी। मतलब वो जो अटेम्प्ट है, वो जो अपने गोल को अचीव करना चाह रहा है, उसको उसके लिए बैरियर है, मतलब उसको रोका जा रहा है ओवर्ट या कोवर्ट के द्वारा। कोवर्ट मतलब एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा, और कोवर्ट हो गया इंटरनल फैक्टर से। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या है, जैसे कोई फ्लड्स आ गया, पावर फेलियर हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन का ब्रेकडाउन। जैसे मान लीजिए वो ऑफिस जाना चाह रहा था, मतलब घर पे अपने बच्चों के साथ पिक्चर देखने जाना चाह रहा था, रास्ते में कोई फ्लड का कोई इशू हो गया, पावर फेलियर हो गया, और जिसकी वजह से वो ऑफिस में उसका लेट हो गया, उसकी वजह से वो जा नहीं पाया। या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही, मान लीजिए जो ट्रेन से जाता था, ये आपका कार से जाता था, वो सिस्टम ही आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्रेक डाउन हो गया, तो ये उसका एक्सटर्नल रीजन हो गया। इसको आप नॉन सोशल भी बोल सकते हैं। ऐसी एक एक्सटर्नल बैरियर दैट आर सोशल, तो कुछ सोशल बैरियर्स भी होते हैं, जैसे पेरेंटिंग फोर्सिंग चाइल्ड टू सिट ऑन द टॉयलेट, मेकिंग कार्टून नहीं देखना, और मेकिंग हिम स्टे इन रूम, मतलब घर पे रहना, बाहर बहुत धूप हो रही, बाहर खेलने नहीं जाना, इस तरह से भी आप उनको बोलते हैं। और टीवी, टीवी देखने के लिए, अभी बच्चों को तो टीवी कार्टून बहुत पसंद है, अगर आप उनको रोकते हैं, आपको लगता है कि नहीं आंखें खराब हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से आप रोकते हैं, बट वो जो बच्चा है उनको टीवी देखना पसंद है, तो इस तरह से क्या है, ये बैरियर्स है जिससे आप क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली उनको स्टॉप कर रहे हैं। ये सब एक्सटर्नल बैरियर में आ जाएगा। ऐसे इंटरनल बैरियर्स आते हैं, पर्सनल लिमिटेशंस एंड डिसेबिलिटी विच थॉट्स वन एक्सप्रेशंस, मतलब पर्सन में खुद की लिमिटेशंस है, जैसे कोई वीकनेस है, कोई फिजिकल डिसफॉर्मिटी है, लैक ऑफ स्किल्स, वो स्किल्स नहीं है आप में, जिसकी वजह से वो काम आप नहीं कर पाते, तो वो आपकी इंटरनल बैरियर्स आ जाएगी। ये लॉन्ग लास्टिंग है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल बैरियर। एक्सटर्नल के कंपेरिजन में जो इंटरनल है उसको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग माना जाता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल बैरियर्स और आपका ये जो है मतलब जो सोशल है और उसके बारे में, और जो इंटरनल बैरियर है, दोनों के बारे में पता है। इंटरनल बैरियर्स हमारी कुछ पर्सनल लिमिटेशंस है, और एक्सटर्नल बैरियर्स मतलब बाहर से हमें कोई फोर्स कर रहा है कि वो काम ना करे, जैसे पेरेंट्स बच्चों को फोर्स कर रहे हैं, तो वो उनका एक्सटर्नल बैरियर्स हो गया। इंटरनल में मतलब कोई चीज़ आपके अंदर, जिसके जैसे कोई स्किल्स नहीं आती आपको, या इंटेलिजेंस कम है, बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो चीज़ उसको खुद को कंट्रोल करनी पड़ेगी, उस बच्चे के लिए वो इंटरनल बैरियर इसमें हो गया। तो इस केस में जो इंडिविजुअल जो कि फ्रस्ट्रेटेड है अपने कॉन्फ्लिक्ट से, तो वो क्या करेगा, तो चार डिफेंसिव मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेव शो करेगा, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, विड्रॉल, फिक्सेशन और कॉम्प्रोमाइज। तो एग्रेसिव में क्या होगा, इट रेफर्स टू अटैक ऑफ बैरियर, मतलब जो भी बैरियर है उसको अटैक करने की कोशिश करेगा, मतलब पेरेंट्स उसको हमेशा टोक रहे तो उनकी बात बिल्कुल ही नहीं सुनेगा। फिजिकल और सिंबॉलिक दोनों वे में ऐसा कर सकता है। विड्रॉल रेफर्स टू पैकिंग अवे फ्रॉम द पेरेंट्स, तो जो प्रॉब्लम है, पेरेंट्स बच्चे को टीवी के लिए मना कर रहे हैं, वो देखना ही बंद कर देगा टीवी,
तीसरा फिक्सेशन, इट रेफर्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ एफर्ट्स टू ब्रेक द बैरियर्स। जैसे इंटरनल बैरियर का एग्जांपल है कि बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं है, तो बहुत मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, कंटिन्यू कोशिश करेगा कि उसके अच्छे नंबर आए, ठीक है, वो उसका इंटरनल है कि उसका इंटेलिजेंस कम है, बट एटलीस्ट वो कंटिन्यू कोशिश करेगा तो एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है। और लास्ट है कॉम्प्रोमाइज, इट रेफर्स टू सर्च फॉर अ न्यू गोल। तो अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो उसको क्या पता खेल में कहीं और उसका इंटरेस्ट है, तो उस गोल को सर्च करके वहां पे मेहनत करनी चाहिए। तो चार तरह से जो है फ्रस्ट्रेशन इंडिविजुअल अपने गोल में चार तरीके का जो मैकेनिज्म शो करता है। एग्रेसिव, उस गोल को पूरा करने की कोशिश करेगा, मतलब बहुत हार्ड वर्क करेगा। और विड्रॉल, उस गोल को ही भूल जाएगा। फिक्सेशन, बहुत कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाएगा। और कंप्रोमाइज में क्या होगा, उस गोल को चेंज कर देगा, किसी दूसरे गोल पे फोकस करेगा, ठीक है। तो ये आपका कन्फ्लिक्ट फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन हो गया। ऐसे आपका आता है रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये सिंपल है कि एक पर्सन को कई सारे रोल प्ले करने होते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता कि कौन सा वाला रोल मैं पहले प्ले करूँ, वही उसका रोल कन्फ्लिक्ट है। जैसे मिस्टर ए है, वो किसी बैंक का ब्रांच मैनेजर है, वो किसी का हस्बैंड भी है, किसी का बेटा भी है, तो कई सारे रोल्स उसको पूरे करने होते हैं और वो उसी में कंफ्यूज हो जाता है, वही उसका रोल कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। ये भी इंटरपर्सनल है, मतलब ये खुद से उसको, वो दिमाग में खुद से सोचता है कि मेरे लिए कौन सा रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, एज ए सन, एज ए ऑफिस ब्रांच मैनेजर। तो चार रोल उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, तो उन चारों को लेकर कंफ्यूज हो जाता है। इट इज़ अ नीड ऑफ इंडिविजुअल टू प्ले सेवरल रोल समिट, और एक साथ उसको सारे रोल प्ले करने हैं, ठीक है। बट फाइंडिंग टाइम एंड रिसोर्स इनएडिक्वेट, पर उसके पास टाइम नहीं कि कैसे वो इतने सारे रोल को पूरा करे। और फिर यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया है, कोई भी एडल्ट मिडिल क्लास में मेल है, उसके कई सारे रोल है, वो हस्बैंड भी, फादर भी, बेटा भी है वो। और कहीं पे वर्कर या मैनेजर है, कहीं स्टूडेंट है, कुछ पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ, ठीक है, किसी सोशल क्लब का मेंबर है, और किसी टीम का आपको कोच बोल लीजिए, और किसी कम्युनिटी ग्रुप का ऑफिसर है, और वीकेंड पे गोल्फर भी है। तो इतने सारे होते हैं ऐसे। वुमेन ऑफ कोर्स हैव नंबरस रोल। तो इस ऐसे वुमेन्स के भी कई सारे रोल होते हैं ना, कई सारे रोल उनको प्ले करने होते हैं, तो उस केस में जो है ये रोल कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। और फिर यहाँ पे एक लाइन लिखी, ऑल दो ऑल द रोल दैट मैन एंड वुमेन ब्रिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेवेंट टू देयर बिहेवियर। तो सारे रोल जरूरी है इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, द ऑर्गेनाइजेशन रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट ऑर्गेनाइजेशन हमारा किस तरह से रोल है, उसको हम कैसा पूरा करें, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें माना गया है। एक रिसेंट जो है आपकी रिसर्च की गई, और उसमें देखा गया कि रोल कॉन्फ्लिक्ट कैन हार्म वेलबींग एंड परफॉर्मेंस एंड मे ऑल्सो अफेक्टेड बाय कल्चर डिफरेंस। तो ये आपकी परफॉर्मेंस को, आपके वेलबींग को जो है इम्पैक्ट कर सकता है, जो आपका ये जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से। देयर आर मेजर थ्री टाइप ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे तीन तरह से और भी बता रखा है। एक है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सन एंड रोल। ये कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से होगा, जब पर्सन का जो पर्सनैलिटी है और जो काम है, मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी और जो काम है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, तो वो होता है आपका पर्सन एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा आता है इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होगा कि हाउ ए गिवन रोल शुड बी प्लेड। तो इसमें जो है एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि किस तरह से आप इस रोल को पूरा करेंगे। और तीसरा आता है आपका इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट, इट रिजल्ट फ्रॉम डिफरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ टू और मोर रोल्स दैट मस्ट बी प्लेड एट द सेम टाइम। जैसे वर्क रोल और नॉट वर्क रोल। तो इंटर रोल मतलब एक रोल आपके काम के रिगार्डिंग है। इंटर में मतलब इंटर क्या होता है, अलग अलग, जैसे मैंने बताया था एसबीआई टू आईसीसी पैसा ट्रांसफर करें, तो इंटर मतलब अलग अलग। तो एक रोल आपके वर्क को लेके है, कैसे आप ऑफिस में परफॉर्म करें, दूसरा रोल आपके नॉन वर्क को, आपके घर का रोल है, तो उसमें आपका कन्फ्लिक्ट होगा, तो वो आपका हो जाएगा इंटर रोल। सेकंड टाइप इज इंट्रा रोल, कि काम को लेके ही है, बस आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, काम आपको दो रोल दिए गए और उसमें आप कन्फ्लिक्ट है कि पहले कौन से काम को करें। जैसे मैंने बताया हाउसिंग लोन का एक फाइल है, कार लोन का, ये दो रोल है, ठीक है। तो उसमें अब आपकी जो है एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है कि इसको किस तरह से करना है, इसको किस तरह, तो इसमें कन्फ्लिक्ट आपका अराइज हो रहा है। पहला आपका आता है पर्सनल रोल, मतलब इंडिविजुअल और उसको जो काम दिया गया उसको लेके जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। मतलब आपका पर्सनैलिटी किस तरीके का और किस तरीके का रोल है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको खेलना बहुत पसंद होता है, वो चाहते हैं कि अपना जो करियर है वो खेल में किसी चीज़ में बनाए। अगर उनको सच में अपना करियर खेल में बनाते तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। बट कुछ लोग जो किसी खेल में बहुत आगे और उनको ऑफिस में बैठा के काम करना चाहिए, तो वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे। तो मतलब पर्सन का पर्सनैलिटी किस तरह से और उसके जो रोल का एक्सपेक्टेशन किस तरह से, तो उसमें जो कन्फ्लिक्ट अराइज होगा, ये हमारा पहला टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो तीन टाइप के रोल आपको यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट, किस किस कारण से जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। सम ऑफ द कॉमन रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ आपको रीजंस इसमें बताए हुए हैं। और फिर से वही आपको जो सेम लाइन है उन्होंने बहुत सारी जगह पर रिपीट किया कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, डिसएग्रीमेंट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्क कल्चर, बट द प्रॉब्लम इज नॉट व्हेन इज एस्केलेट इट लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जैसे कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए दो लोगों के बीच में, या फिर कम्युनिकेशन प्रॉपर आपने कम्युनिकेट नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन आपको कहीं थर्ड पार्टी से पता लगी, आपने उससे जाके कंफर्म नहीं किया कि ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, तो आप क्लियर कट उनसे बात नहीं कर रहे,
या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में क्रिएट हो गई, तो इन सब की वजह से जो है मतलब ये सारा आपका वर्क कल्चर का पार्ट है, ऐसा होगा ही। और प्रॉब्लम तब अराइज होता है जब ये बढ़ता है आगे और इससे फिर कन्फ्लिक्ट होता है, और कन्फ्लिक्ट का जो अल्टीमेट रिजल्ट है, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि जो भी एम्प्लॉयज यहाँ पे रहते हैं वो लोग प्यार से मिलके काम करें, मिलजुल के काम करें, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। बट हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, तो बहुत बार जो है कन्फ्लिक्ट अराइज होना बिल्कुल लाजमी है, मतलब ऐसा तो होगा ही होगा। और यहाँ पे आपको एक लाइन और बताइए कि कन्फ्लिक्ट कैन ऑल्सो बी मोटिवेटेड बाय ईगो, सॉल्यूशंस आर सेल्फ, मतलब कई बार ईगो की वजह से भी जो है आपका कन्फ्लिक्ट बढ़ता है। ठीक है, और कन्फ्लिक्ट में कई बार आपकी विन लॉस वाली सिचुएशंस आ जाती है, और जिसमें एक आदमी जीता है दूसरे को हरा के। ठीक है, इस तरह की स्थिति होती है, और जो लूजर्स है वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, मतलब जो हार गया है वो रेजिस्ट करेगा, वो अपनी हार को नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता। ठीक है, तो वो अपने रेजिस्ट करेगा, और उसकी वजह से अननेसेसरी नेगेटिविटी कन्फ्लिक्ट वैसा जो है इन्वॉल्वमेंट आपके वहाँ पे क्रिएट होगा। कौन कौन से रीजंस है कन्फ्लिक्ट के? तो पहला है रेजिस्टेंट टू चेंज। ये एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा है कि वो चेंज नहीं होना चाहता, मतलब हर कोई अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। अगर किसी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की बात करो तो उसको थोड़ा सा अ, दिक्कतें आती, परेशानियां उसको होती है। जैसे इसमें आपका एग्जांपल यहाँ पे दिया भी हुआ लास्ट में, कि जब कंप्यूटेशंस पहली बार बैंकों में आया था तो बहुत से लोगों ने, इसके जो स्टाफ थे उन्होंने बहुत इसका रजिस्ट किया था, फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी और उनको बोला गया था अगर ये कंप्यूटर नहीं आएगा तो कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद इस बैंक को ही बंद करना पड़ेगा। तो आप जो रजिस्ट कर रहे हैं वो, जैसे कहते हैं ना, समय की मांग है, अभी की रिक्वायरमेंट है कि कंप्यूटर्स आने ही चाहिए। तो इस तरह से उनको प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू समझाया गया था, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे आप सोचिए जिस टाइम पे कंप्यूटर आया था 2002-3, उस टाइम पे मोबाइल फोन का इतना कल्चर नहीं था। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, हर कोई जो है मोबाइल फोन बहुत आसानी से चलाता है, पर उस टाइम पे नहीं था। तो कंप्यूटर्स को लेके थोड़ा सा उनके मन में डर था कि कैसे हम लोग चलाएंगे, कैसे काम हो पाएगा, क्योंकि पहले आपका सब मैनुअल वर्क था। अब मैनुअल से कोई अचानक से बोले कि कंप्यूटर पर शिफ्ट हो जाओ, तो बहुत एक डर टाइप की जो है फीलिंग एम्प्लॉयज में क्रिएट हो गई थी। उनको प्रॉपर काउंसलिंग करके उनको बताया गया था, ट्रेनिंग आपको दी जाएगी प्रॉपर, आप लोग इसको लेकर टेंशन मत लीजिए। क्योंकि अगर उस टाइम पे कंप्यूटर्स नहीं आते तो बहुत से बैंक जो बिना कंप्यूटर्स के होते तो कोई कस्टमर वहाँ पे अकाउंट ही नहीं ओपन करता। और रीजन क्या होता, आजकल हर कोई नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इस तरीके की सुविधाएं पसंद करता है। तो अल्टीमेट बैंक क्लोज करना पड़ता, तो या तो आपकी जॉब चली जाएगी या फिर आप उसको सीखिए। ठीक है, इस तरह से जो उनको समझाया गया। सो रेजिस्टेंट टू चेंज ये भी एक कारण है कन्फ्लिक्ट का। लोगों में कोई भी नई चीज होती है उसको देख के अपना पे फियर आ जाता है। जैसे आपकी किसी नई ब्रांच में पोस्टिंग आपकी होती है तो आपके मन में डर होता है कि कैसी ब्रांच होगी, कैसे वहाँ के स्टाफ, कैसे कलीग्स मिलेंगे वहाँ पे। तो डर जो है, अननोन चीजों को लेकर डर आपके मन में हमेशा रहता है। जो चीज आपको नहीं मालूम वो हमेशा आपके अंदर एक डर को क्रिएट करेगी, तो बेटर है कि उसके बारे में जानना। इट इज अ फैक्ट दैट वर्कफोर्स इज अफ्रेड ऑफ मैनेजमेंट, डज नॉट सी द एबिलिटी टू मैनेज अ चेंज। तो वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके का चेंज आए, और इसकी वजह से जो वहाँ के एम्प्लॉयज थे उन्होंने रेजिस्टेंट शो किया अपने वर्क प्लेस को। और वो अपना जो पुराना जो उनका रास्ता है उसी के साथ वो फैमिलियर, जिसके साथ वो थे, जो मैनुअल वर्क था उस टाइम पे सभी लोग मैनुअल के साथ ही फैमिलियर थे, तो वो चाहते थे कि इस तरीके का कुछ हो। और फिर जो है इस चीज़ को लेके कन्फ्लिक्ट आ जाता है मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में। फिर एग्जांपल भी दिया है, जब कंप्यूटराइजेशन बैंकों में आया था तो बहुत ज़्यादा अलग अलग लेवल पे कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। स्टार्टिंग में यूनियन ने भी इसका अपोजिशन किया, फिर धीरे धीरे मैनेजमेंट ने बात करके क्लियर कट बताया, और तब जाके जो थोड़ा सा इसका रिजोल्यूशन लाया गया था। सेकेंड रीजन है वर्क हैबिट। लोगों का अलग अलग हैबिट्स होता है। जैसे किसी को, जैसे आप अपनी नॉर्मल पर्सनल हैबिट बोलो, किसी को पढ़ाई के लिए अगर हम देखें तो कुछ लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के जल्दी पढ़ना पसंद करते हैं, तो सबका अलग अलग हैबिट्स होता है। तो ऐसे वर्क को लेके भी लोगों की हैबिट अलग अलग होती है। और वर्क हैबिट ऑफ द एम्प्लॉय कैन बी द कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो लोगों की जो वर्क हैबिट होती है वो भी आपके कन्फ्लिक्ट का कारण होती है। हैबिट्स लाइक बीइंग एक्स्ट्रा डिलीजेंट इन वर्क एंड कीप ऑन रीचेकिंग द फाइल्स मे बिकम ए कॉज फॉर कन्फ्लिक्ट। मतलब आप काम में जरूरत से ज्यादा मेहनती है, अगर आप ओवर हार्ड वर्किंग है तो आप जैसे मान लीजिए मैनेजर ओवर हार्ड वर्किंग है तो अपने सबॉर्डिनेट जो बाकी के एम्प्लॉयज है उनसे भी एक्सपेक्टेशन करता है कि वो भी इतना ज्यादा हार्ड वर्क करे। अगर वो लोग इतना हार्ड वर्क नहीं कर पाते तो उनके बीच में क्लैशेस, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो बोल रहा जरूरत से ज्यादा आप हार्ड वर्क है एंड कीप ऑन रीचेकिंग द फाइल। मान लीजिए कोई फाइल आपको सिग्नेचर के लिए दी है, आप बार बार उसको चेक कर रहे हैं, तो वो सामने वाला जो बंदा है वो भी इरिटेट हो जाएगा कि आप एक चीज को बार बार क्यों चेक कर रहे हैं। तो बार बार आप रीचेक कर रहे हैं या आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है तो उसकी वजह से भी आपके ऑफिस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। इससे बचने का वही तरीका है कि काउंसलिंग की जाए, बेटर कम्युनिकेशन की जाए। तो काउंसलिंग और कम्युनिकेशन हमेशा ही हेल्पफुल रहता है। इससे पहले भी जो हमने देखा था रेजिस्टेंट टू चेंज, तो उसमें भी क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करना चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है। तो मतलब गाइडेंस के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू जो है सॉल्यूशन आपका होता है। तो मतलब ऑलमोस्ट हर तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका एक सॉल्यूशन तो है कि आप उनसे बातचीत करो, कम्युनिकेशंस करो, एग्जैक्ट क्या इशू, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे उसका सॉल्यूशन आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। तीसरा वही आ गया पुअर कम्युनिकेशन, मतलब अच्छे से आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट कम्युनिकेशन
स्टाइल कैन लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड सुपरवाइजर। तो कई बार आप किसी, जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं उस तरह से नहीं बोल रहा था, इस तरह से आप लोग बोलते हैं, यानी सामने वाले ने उसको गलत तरह से ले लिया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग का जो माहौल है वो आपकी क्रिएट होता है अगर आपकी पुअर कम्युनिकेशन खराब है। और एम्प्लॉय और सुपरवाइजर के बीच में, मैनेजर के बीच में, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद टीम मेंबर्स एंड मैनेजर ड्राइव कॉन्फ्लिक्ट अंडरग्राउंड। तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है मेंबर्स के बीच में और मैनेजर्स के बीच में, तो इसकी वजह से जो आपका कम्युनिकेशन जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। चौथा आता है पर्सनैलिटी क्लैशेस। ऑल वर्क इन्वायरमेंट आर मेड ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज। तो अलग अलग पर्सनैलिटीज के लोग काम करते हैं। टीम मेंबर्स एंड मैनेजर्स शुड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ईच अदर अप्रोच। तो हमें दूसरे को भी समझना चाहिए। जैसे कभी अगर आप हॉस्टल में रहे हैं तो आपका जो रूम पार्टनर है उसके साथ आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप लेट नाइट पढ़ाई करते हैं तो फिर आप रात भर लाइट्स ऑन कर रहे हैं, बट आपका जो रूम पार्टनर है वो सुबह उठना पसंद करता है, वो सुबह लाइट ऑन करता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत बातचीत करके एडजस्ट करके, मतलब कॉमन बैकग्राउंड ढूंढना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ें जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी क्लैश मतलब अलग अलग पर्सनैलिटीज के लोग होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग हैं, और उसकी वजह से जो है उनके बीच में जो है क्लैशेस इसमें आता है। पर ये पर्सनैलिटी लोगों की अलग अलग किस वजह से होती है, उसका कई कारण है। जैसे कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, कल्चर उनका अलग है, प्रेफरेंसेस उनकी अलग है, एक्सपीरियंस अलग तरीके का था, और जो कैपेबिलिटीज है वर्क को लेके वो अलग है। तो ये इस तरह से अलग अलग कैपेबिलिटीज के लोग, अलग अलग कल्चर प्रेफरेंस, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक ही रूफ में, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उनका पर्सनैलिटी क्लैश होना बिल्कुल है, डेफिनेटली क्लैश होगा। और लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड, स्किल्स, गोल, परसेप्शंस अलग होता है, ठीक है, दूसरे से अलग होता है, उसकी वजह से जो है ये क्लैशेस भी आता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? मैनेजर्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके का कोई क्लैशेस है तो उसको रिजॉल्व किया जाए। दोनों के दोनों जो पार्टीज है उनके व्यू पॉइंट को सुने और फिर जो है उसका रिजोल्यूशन दिया जाए। नेक्स्ट आता है पुअर परफॉर्मेंस। कई बार आपका मैनेजर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो, बट आप नए हैं उस सीट पे, आपको ज़्यादा मालूम नहीं है, इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस लेवल उस हद तक नहीं हो पाता, तो वो आपका पुअर परफॉर्मेंस हो गया। व्हेन वन और मोर एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, जब वो अच्छे से काम नहीं कर रहे और जो भी उनका पोटेंशियल है उस हिसाब से काम नहीं कर रहे, एंड इशू इज नॉट एड्रेस, कन्फ्लिक्ट इज इन्वर्टेड। तो अगर इस केस में आपने इशू को नहीं रिजॉल्व किया तो कन्फ्लिक्ट डेफिनेटली इसमें अराइज होगा। और इसका तरीका क्या बचने का? जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको, अपने जो एम्प्लॉयज है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उनका नॉलेज और स्किल्स जो है इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट है पुअर सुपरवाइजर। कई बार आपका जो सुपरवाइजर है वो अच्छे से सुपरवाइज नहीं कर रहा है, इसकी वजह से जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। समटाइम द मैनेजर और सुपरवाइजर आर इनकम्पिटेंट एट देयर जॉब एंड आर नॉट स्मार्ट इनफ टू मैनेज। तो मैनेजमेंट भी आप जानते हैं एक स्किल्स होती है, कैसे लोगों को मिलजुल के एक, मतलब मैनेजमेंट प्लस आपकी लीडरशिप क्वालिटी एक अच्छा मैनेजर जो है बनाती है। तो कई बार जो मैनेजर है उसको नहीं मालूम कि किस तरह से मैनेज करना है, कैसे सबको लेके पॉजिटिव वे में चलना है, मैनेजर के पास ये स्किल्स नहीं होती, तो वही जो आपका पुअर सुपरविजन है यहीं पे आपको देखने को मिलता है। जो मैनेजर और सुपरवाइजर वो इस योग्य नहीं है, इतने स्मार्ट नहीं है कि कैसे काम को मैनेज किया जाता है, कैसे लोगों से काम लिया जाता है। दे प्ले ए बाइस रोल, मतलब वो क्या करेंगे, मान लीजिए 4 स्टाफ है, 4 क्लर्क अगर उनके अंडर काम करे तो वो भेदभाव करेंगे, एक को जरूर ज्यादा सपोर्ट करना और बाकी का जो काम है दूसरे पे लादना, इस तरह की एक्टिविटी वो करते हैं। एंड लिसन टू ओनली वन साइड ऑफ कन्वर्सेशन। तो अगर कोई बातचीत चल रही, मान लीजिए कोई क्लैश हो गया दो क्लर्क के बीच में एग्जाम्पल, तो जिसको वो जानते हैं, जिसकी उससे अच्छी बात होती है, सिर्फ उसको उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा मैनेजर्स, और इंस्टेड कौन एग्जैक्टली किसकी गलती है, ठीक है, वो नहीं सुनेगा। तो इसकी वजह से जो है क्लैश इसमें होना, डेफिनेटली जो है क्लैश इसमें भी होगा। मैनेजर शुड अवॉइड बेटर सुपरवाइजर टू अवॉइड सच कंफ्लिक्ट। मैनेजर शुड बिकम बेटर, तो मैनेजर को क्या है, सुपरवाइजर का रोल प्ले करना चाहिए ताकि इस तरीके का कोई क्लैश अराइज ना हो। तो कई सारे रीजन हमने यहाँ पे देखे, 6 रीजन हम देख चुके हैं, अभी हम 7 में अदर रीजन देखेंगे, और भी कुछ छोटे मोटे रीजन है जो कि क्लैशेस क्रिएट करते हैं, वो आपका अदर रीजन पे आ जाएगा। कौन कौन से हैं? पहला आपका आता है इकोनॉमिक्स। इनसफिशिएंट रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय। आपका सैलरी, आपको कोई और अलग से जो आपका ऑफिस पेमेंट मिल रहा है तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट नहीं है। स्ट्रेस, आप जानते हैं कि काम को लेके भी बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस, आपका टारगेट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में है। तीसरा है वीक लीडरशिप। तो आप जानते हैं लीडरशिप क्वालिटी क्या है? लीडरशिप मतलब सबको लेके चलना, सबके बारे में सोचना और सबको लेके मिल के काम को करना, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होता है। वीक लीडरशिप जब आपका मैनेजर और लीडर इज लेस क्वालिफाइड और हैविंग लेस एक्सपीरियंस देन द टीम मेंबर्स। तो क्लर्कल में ज़्यादा नॉलेज और क्वालिटी है लीडरशिप एज कम्पेयर टू मैनेजर्स, तो उसके इसमें फिर से क्लैश होगा, ठीक है। मैनेजर्स ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है, और फिर क्लर्कल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसमें जो है एक्सपीरियंस, सॉरी, क्लर्क में जो नॉलेज है उससे ज़्यादा है, वो ज़्यादा क्वालिफाइड है। तो इस टर्म में आपका वीक लीडरशिप की टर्म में भी जो आपका क्लैशेस इसमें होता है, कन्फ्लिक्ट इसमें होता है। पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ टीम वर्क। तो टीम
में लोग काम नहीं कर रहे, टीम वर्क बिल्कुल नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब अलग अलग रोल्स जो दिए जाते हैं प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वो चीज़ें सही तरह से नहीं बताई गई। स्टेटस, when senior position is needed for a status and a wrong person is promoted, तो एक अच्छी पोस्ट और उसके लिए गलत आदमी को आपने प्रमोट कर दिया, तो वो ऐसा वाला इशू वहाँ पे हो जाता है। पावर स्ट्रगल, when everyone want to be leader and nobody want to be follower, तो कई बार क्या होता है कि कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता। आपका मैनेजर है पर जो क्लर्कल है वो अपने मैनेजर की नहीं सुनते, वो अपनी चलाते हैं। मतलब हर कोई लीडर बनना चाह रहा है, फॉलोवर कोई नहीं बनना चाह रहा, ठीक है। सुनना कोई नहीं चाहता, हर कोई बस बोलना चाहता है इस तरह से, ठीक है। तो वो पावर स्ट्रगल वाला इशू हो गया। फिर आता है इनकन्ग्रेंस। इनकन्ग्रेंस का मतलब होता है आपकी पसंद के हिसाब से आपको काम ना दिया जाए। जैसे कई बार आपकी पसंद का खाना नहीं बना होता है ना, किसी और का कुछ और खाना है जो आपको पसंद नहीं है, तो ऐसे काम को लेके भी होता है। जिस काम में आप इंटरेस्टेड है वो काम आपको नहीं दिया गया। एन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू डू समथिंग दैट इज बियॉन्ड हिज हर लाइकिंग और इंटरेस्ट, तो जो इंटरेस्ट है वो वाला काम नहीं दिया गया। एग्जाम्पल, एक पर्सन है मान लीजिए जो कई साल उसने, मान लीजिए जो फील्ड ऑफिसर, उसने कई साल लोन का काम किया, तो उसमें काफी कंफर्टेबल और उसको यही वाला काम पसंद आता है। अगली बार उसकी किसी जगह पोस्टिंग होगी जहाँ पर उसको एज अकाउंटेंट या सर्विस मैनेजर के तौर पर उसको काम करना है, तो वो इस काम को पसंद नहीं करता, तो फिर उसको जो है स्ट्रेस कन्फ्लिक्ट वाली जो सिचुएशन अराइज होगी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एट द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट लेवल पे कई बार ट्रांसफर होती है, ठीक है, और कई बार प्रमोशन होती है, तो उसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है क्लैशेस होता है और कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। फिर बोले ऑल द अबव फैक्टर्स कॉज डिससेटिस्फेक्शन समटाइम लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट, तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या है, लोगों में डिससेटिस्फेक्शन आती है, और डिससेटिस्फेक्शन जैसी आएगी वैसे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट जो है अराइज हो जाएगा, ठीक है। ये सारे हमने अलग अलग कारण देखे कन्फ्लिक्ट के। नेक्स्ट आता है डिफरेंट फेजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। कौन कौन से फेजेस में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है? कन्फ्लिक्ट के 5 फेज होते हैं, मतलब जैसे होता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4, 5, तो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है ये, ठीक है। जैसे कोई बीमारी होती है ना, तो पहले पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में, तो सेम ऐसे ही ये भी है। पहला आता है इसका प्रील्यूड फेज। इट इन्वॉल्व ऑल द फैक्टर्स विच पॉसिबली कॉज अ कन्फ्लिक्ट, तो इसमें वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जिससे कि कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। जैसे कि आपका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इंटरेस्ट डिफरेंस है, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज को लेके है, किसी का किसी चीज को लेके है। कल्चर डिफरेंस है, रिलीजन एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, तो ये सारे आपके प्रील्यूड फेज में आ जाएंगे। तो जब सारे के सारे पॉसिबल फैक्टर जिससे कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो वो आपका प्रील्यूड फेज हो जाएगा। सेकेंड आएगा ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग फेज। नो कन्फ्लिक्ट कैन अराइज ऑन इट्स ओन, मतलब अपने आप से कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इवेंट होगा विच ट्रिगर द कन्फ्लिक्ट, तो कोई ना कोई ऐसा इवेंट जरूर होगा जो कि आपके कन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करेगा। एग्जाम्पल दिया आपको यहाँ पे, राम एंड रहीम नेवर गॉट अलॉन्ग विद ईच अदर्स, दे वर फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, तो राम मान लीजिए और रहीम मान लीजिए किसी दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड का और ये दूसरे का, और वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ ए कन्फ्लिक्ट, तो दोनों का कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग है, तो बहुत चांस है कि इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट जरूर होगा। रहीम वॉज इन द मिडस्ट ऑफ ए प्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशन दे रहा था रहीम, when Ram stood up and criticized him for lack of relevant content, तो रहीम सॉरी राम कोई प्रेजेंटेशन दे रहा था और रहीम प्रेजेंटेशन दे रहा है, और राम ने उसको बीच में रोक के बोला कि ये इसमें आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन में जो अपनी पीपीटी बनाई है या कुछ भी जो बोल रहे हैं तो वो पूरा नहीं है, उसमें कंटेंट की कमी है। सो ट्रिगरिंग इन दिस, तो इस केस में ट्रिगर हो गया, यानी अब जो है सबके सामने उसने रहीम को ऐसा बोला राम ने, ठीक है, तो उससे जो है रहीम को भी बुरा लगेगा और उनके बीच में जो क्लैश है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो सेकंड होता है ट्रिगर पॉइंट, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से शुरुआत होती है, मतलब एक होता है ना कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर भी क्या मतलब शुरुआत होगी, आप एक दूसरे के लिए थोड़ा सा बोलना, डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट जो है शुरुआत इसमें हो जाएगी। तो ट्रिगरिंग फेस में क्या होगा कि एक पॉइंट जो कि बुरा लग गया, फिर आगे दिमाग में रहेगा, रहीम उस बात को भूलेगा नहीं, वो अपने दिमाग में रहेगा। जैसा आपने एक्शन दिया वैसे ही आपको रिप्लाई मिलेगा ना, ईच एक्शन अपोजिट रिएक्शन, उसी तरीके का रिएक्शन आपको मिलेगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर रहीम ने राम के लिए ऐसा बोला है तो रहीम को तो अच्छा नहीं लगेगा, तो डेफिनेटली जो है रहीम इस बात का बदला लेने की कोशिश करेगा, और अगली बार वो फिर इसको कुछ ऐसा बोलेगा, फिर राम इसको बोलेगा, तो ये जो प्रोसेस है पूरा चलता रहेगा। फिर आता है इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन मतलब अब शुरुआत हो चुकी है, इज एक्चुअली द फेज व्हेन द कन्फ्लिक्ट हैज ऑलरेडी बिगन, मतलब अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो चुकी है। हीटेड आर्ग्यूमेंट, अब्यूज और वर्बल डिसएग्रीमेंट, तो इसमें क्या क्या होगा, कोई आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, मतलब रहीम उसको बोलेगा कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हें अगर प्रेजेंटेशन के बारे में मालूम है तो तुम, मतलब चुप कोई नहीं रहेगा इसमें, रहीम बोलेगा उसको, फिर इनके बीच में वर्बल डिसएग्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा, और मतलब फाइट इज ऑलरेडी ऑन, अब इनके बीच में जो लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो आपका इनिशिएशन फेज है। नेक्स्ट आ जाएगा डिफरेंशिएशन फेज। इट इज अ
फेज व्हेन इंडिविजुअल वॉइस आउट देयर डिफरेंसेस। तो अब इनको दोनों को फील होगा कि ये तो एक अच्छा रिजल्ट नहीं है, तो इनको कोई थर्ड पार्टी या खुद से ये लोग समझ जाएंगे इस बात को कि जो भी डिफरेंसेस है उसको हमें वॉइस आउट मतलब क्लियर करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, तभी हम अच्छे से इस ब्रांच में काम कर पाएंगे। अगेंस्ट ईच अदर द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट आर रेज इन द डिफरेंशिएशन। तो इस फेज में जो है दोनों मिलकर बात करेंगे। मान लीजिए लंच रूम है, वहां पे राम रहीम से बोल रहा है कि तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, फिर रहीम बोल रहा है मैंने ऐसा इसलिए बोला। तो आपस में जो है डिफरेंस ये जो है अपना वॉइस आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट आखिर क्यों हो रहा है। लास्ट आता है रेजोल्यूशन फेज। अ कॉन्फ्लिक्ट लेड टू नोवेयर। तो जब आप किसी से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो तो उसका कोई रिजल्ट कभी सही रिजल्ट आएगा ही नहीं। सो इंडिविजुअल मस्ट टू रिकंसाइल एंड कॉम्प्रोमाइज। तो दोनों को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना रहता है। एंड टू सम एक्सटेंट मतलब दोनों थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, और उससे जो है इशू मैटर को जो है रिजॉल्व करेंगे। तो ये 5 फेजेस से आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट गुजरता है। प्रीलूड में सारे के सारे कारण हो जाएंगे। ट्रिगर जहाँ पे शुरुआत होगी, इनिशिएशन मतलब ऑलरेडी लड़ाई इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो चुका है। डिफरेंशिएशन में फेज वॉइस आउट करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या ऐसा हुआ। रेजोल्यूशन उसका फाइनल सॉल्यूशन रिजोल्यूशन लिया जाएगा, और उससे पहले उसका कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। ये हो गया अब एक आपका जो ये पॉइंट है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आपका नेक्स्ट टॉपिक है। कैसे रिजोल्यूशन करना है तो उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कन्फ्लिक्ट ट्रिगर स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड कैन लेड टू। अगर किसी ने ट्रिगर किया, ट्रिगर मतलब जैसे सबके सामने राम ने रहीम के लिए बोला कि प्रेजेंटेशन में आप जो बोल रहे हो उसमें कमी है, उसमें कंटेंट पूरा नहीं है, तो इससे क्या होगा स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड आपको जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है वो ट्रिगर होते हैं, और उसकी वजह से आपकी जो कन्फ्लिक्ट है उसमें आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस ट्रिगर होते हैं, और उसकी वजह से आपको आपकी फीलिंग हर्ट हो जाती है, काफी आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट वाली इसमें फीलिंग आती है। अगर अनहेल्दी वे में आप इसको हैंडल कर रहे हैं तो इससे और ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, डिस्प्यूट जो है बढ़ेगा। और लेकिन अगर आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को एक हेल्दी वे में रिजॉल्व कर रहे हैं, इट इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग। दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ट्रस्ट और स्ट्रेंथ जो होता है उनका रिलेशनशिप अच्छा इसमें होता है, और इससे जो प्रोडक्टिविटी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती है। और एक और बात बोलिए, द की मैनेज कन्फ्लिक्ट, मतलब अगर आप कन्फ्लिक्ट को मैनेज करना चाहते हैं तो उसकी की मतलब उसकी जो मेन चीज़ वो ये है कि इट्स नॉट टू फियर और ट्राई टू अवॉइड। मतलब आप उससे डरिए भी नहीं, डरना भी नहीं है, और ऊपर से आपको अवॉइड भी नहीं करना। ठीक है, ये दोनों चीज आपको नहीं करनी, बट टू लर्न हाउ टू रिजॉल्व, बल्कि आपको इस इसको कोशिश करनी है कि इसको कैसे हेल्दी वे में रिजॉल्व कर सके। मतलब कोई कंफ्लिक्ट होता है तो आप डरिए भी मत। दूसरा, आप उसको अवॉइड भी मत कीजिए। तीसरा है कि आप उसको कोशिश कीजिए कि कैसे इसको हेल्दी वे में रिजॉल्व किया जाए। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट टू रिजॉल्व द सेम। तो मैनेजमेंट का ड्यूटी रहता है कि उनको रिजॉल्व किया जाए। रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट एन ईजी जॉब। ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि दोनों को समझाना, और समझाना भी ऐसे नहीं कि कोई छोटे बच्चे को उनको आप समझा सके। मतलब लाइफ में वो काफ़ी फेजेस से गुजर चुके होते हैं, तो उनको समझाना, उनके हर किसी का ईगो भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर आप किसी के बारे में बोलेंगे तो सामने वाला का ईगो हट हो जाएगा, फिर इसको कुछ बोलेंगे इसका ईगो, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क ये रहता है। और लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव मैनर में जो है ये करना चाहिए। और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन अ पॉजिटिव मैनर इज अ स्किल। मतलब इसके लिए भी प्रॉपर एक स्किल चाहिए, दैट कैन बी डेवलप्ड एंड प्रैक्टिस। तो इसके लिए आपको ये जो स्किल्स है जिस हिसाब से रिजोल्यूशन किया जाए, तो वो प्रॉपर एक स्किल्स है जो कि आपको डेवलप और प्रैक्टिस करनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट स्टाइल और मेथड शुड बी फॉलो। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या स्टाइल या कौन सा मेथड इस्तेमाल करें जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन किया जा सके। वेल, द इजीएस्ट 3 स्टेप, तो 3 स्टेप का फॉर्मूला है लिसन, टॉक, रिजॉल्व। लिसन मतलब पहले आप सुनिए, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। लिसन का मतलब पहले आप सुनिए कि क्या एग्जैक्टली बात चल रही है। जैसे कोई भी मैटर है, मान लीजिए आपके बीच में कुछ भी बात है, तो लिसन बहुत जरूरी है। जब तक आप बात को सुनेंगे नहीं तब तक आप, क्योंकि टॉक भी आप तब करेंगे, बताएंगे भी आप तब जब आप उस बात को सुनेंगे एक्जैक्टली इशू क्या है। तो लिसन मतलब पहले हमें सुनना पड़ेगा कि एक्जैक्टली क्या इशू है, क्या एक्जैक्टली बात हुई है। बिग हर्ट कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ समवन एंगेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट में कोई है, अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है। नोइंग हाउ टू लिसन एंड डिप्लॉइंग अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन टैक्टिक्स इज डिटरमाइन ऑफ वेदर ए कॉन्फ्लिक्ट विल पॉजिटिव और नेगेटिव रेजोल्यूशन। तो आपने किस तरह से उसकी बात को सुना है उस पर डिपेंड करेगा कि आप एक पॉजिटिव या नेगेटिव जो है रेजोल्यूशन किस तरह से आप देंगे। मीन्स एक्टिव लिसनिंग स्किल आर इंपॉर्टेंट। तो लिसनिंग ये भी एक स्किल्स होती है जो कि आपको डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है, तो किसी की बात को सुनना, ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। इसको आप एक्टिव लिसनिंग बोल सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उससे से आप कॉन्फ्लिक्ट को जो है समझ पाएंगे एक्जैक्टली क्या मैटर है। दूसरा आता है टॉक, क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन है ओपन होनी चाहिए, मतलब दोनों साइड बात कर सके, इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो टॉक अब इस बारे में बात करेंगे। अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन टैक्टिक्स आर रिक्वायर्ड व्हेन डीलिंग विद। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन टैक्टिक्स है जिससे आप जो है कॉन्फ्लिक्ट से डील कर सकते हैं। तीसरा, रिजॉल्व। द प्रीवियस 2 स्टेप्स आर बेसिकली एम्ड एट रिजोल्यूशन। तो जो रिजॉल्व है, पहले 2 स्टेप हमने सुना और फिर हमने बात की, ये दोनों हमने इसलिए किए ताकि रिजोल्यूशन किया जा सके। तो पहले 2 स्टेप जो है उसका पर्पस यही है कि रिजोल्यूशन की जाए कॉन्फ्लिक्ट की। हींस इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर लिसनिंग टू द पार्टीज कंसर्न एंड हैविंग डिटेल्ड डिस्कशन विद देम, ऑल कॉन्फ्लिक्ट विल गेट रिजॉल्व। तो आपने उनकी बात सुनी, आपने उनके साथ डिटेल डिस्कशन किया, तो उसका मतलब अब आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व इसमें हो जाएगा। तो 3 ही स्टेप है, लिसन,
टॉक एंड रिजॉल्व, 3 स्टेजेस से आप जो है रिजोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू टीम ऑफ हेल्प गाइड ORG, एक हेल्प गाइड डॉट ORG की टीम है, उन्होंने बोला है द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट कैन इंश्योर पॉजिटिव रिजल्ट टू डील विद द इशू। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर आप अच्छे तरह से डील कर पाएंगे अपने अपना जो कन्फ्लिक्ट है उसको अच्छे से आप रिजॉल्व कर पाएंगे। ये गाइडेंस किसका है? ये है हेल्प गाइड डॉट ORG का। तो क्या क्या इन्होंने बोला, इन्होंने आपको 7-8 स्टेप बताए। पहला बोला लिसन फॉर व्हाट इज फील्ड एज वेल एज सेड। व्हेन यू रियली लिसन यू कनेक्ट टू मोर डीपली। तो जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप डीपली वे में उसकी जो सामने वाला पर्सन है उसकी नीड्स को, उसके इमोशंस को डीपली वे में आप कनेक्ट कर पाते हैं। एंड टू दोज ऑफ अदर पीपल लिसनिंग ऑल्सो स्ट्रेंथ इन्फॉर्म एंड मेक इट ईजियर फॉर अदर्स टू हियर यू व्हेन इट इज योर टर्न। क्योंकि अगर आप सामने वाले की बात नहीं सुनोगे तब जब आपका नंबर आएगा, जब आप सामने वाले को बोलोगे तो वो भी आपकी बात नहीं सुनेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है और इसी वे में आप ज़्यादा डीपली वे में उसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। और इसका एक और भी फायदा है कि जब आप अपनी बात उसको बताएंगे तो सामने वाला भी आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। सेकंड, मेक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन द प्रायोरिटी रेदर देन विनिंग और बीइंग राइट। तो इसमें जो आपका जो कन्फ्लिक्ट का जो रेजोल्यूशन है उस बात को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कि जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, जो दोनों के बीच में क्लैश हुई है, तो उसको रेजोल्यूशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ रेदर देन विनिंग और बीइंग राइट। मतलब कौन सही है कौन गलत है, इस बात से ज़्यादा ये जो कन्फ्लिक्ट का मैटर ही रिजॉल्व हो जाए उस पर ज़्यादा आपको जोर देना है। मेंटेनिंग एंड स्ट्रेंथिंग द रिलेशनशिप रेदर देन विनिंग द आर्ग्यूमेंट। मतलब आर्ग्यूमेंट कौन जीता, ठीक है, किसने गलत बोला किसने सही बोला, इससे इस बात से फर्क नहीं है। ज्यादा मैटर इस बात का है कि ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ है इसको आप रिजॉल्व करो। ठीक है, आपकी जो प्रायोरिटी है हमेशा होनी चाहिए कि जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कीजिए। बी केयरफुल ऑफ अदर पीपल एंड देयर व्यू पॉइंट। तो सामने वाले का क्या व्यू पॉइंट है उसको भी ध्यान में आप सुनो, देखो कि वो क्या उसका व्यू पॉइंट है, उस हिसाब से आप डिसाइड करो। फोकस ऑन द प्रेजेंट। तो कई बार होता है ना, कहते हैं ना कि जो बीत गई सो बात गई, मतलब पुरानी बात को भूल जाओ, इस तरह से बोलते हैं। वही आपके कन्फ्लिक्ट में भी है कि आप पुरानी बातों को सोच रहे बार बार कि उसने मेरे को 1 साल पहले ऐसा बोला, 2 साल पहले मैंने उसको ऐसा बोला। तो पुरानी बात आप भूल जाइए अभी में, और जैसे कहते हैं ना अभी में और फ्यूचर में। अभी की चिंता कीजिए और फ्यूचर की चिंता कीजिए, पास्ट गया उसे भूल जाइए। बट ह्यूमन का नेचर ऐसा, उसका बिहेवियर ऐसा कि वो नहीं होता, वो हमारे जीन में ही कि हम पुरानी बातों को नहीं भूल पाते। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी सीन है कि आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। जो पास्ट के कन्फ्लिक्ट है उसको आप भूल जाइए, क्योंकि उससे उसका आपका प्रेजेंट भी खराब होगा और उसकी वजह से आपका फ्यूचर भी खराब होगा। तो बचने का एक ही तरीका है कि आप पुरानी चीज़ों को भूल जाइए। और रेदर देन लुकिंग इनटू पास्ट, पुराने टाइम को देखने से अच्छा और पुराने ब्लेम करने से अच्छा, फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू इन हियर एंड नाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब अभी क्या कर सकते हो, तो उस चीज़ से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है पिक योर बैटल्स। इस पे बोला आप कन्फ्लिक्ट करे जा रहे हो, पर आपको इस बात को भी सोचना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर वेदर द इशू इज रियली वर्थ योर टाइम। मतलब जितना आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस मैटर में, तो क्या आपका टाइम स्पेंड करना चाहिए जिससे आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है? जैसे कोई पार्किंग एरिया, आपको कहीं जाना है और आप पार्किंग एरिया को लेकर 2 लोग लड़ाई कर रहे हो और वहाँ पे और जगह भी है, वहाँ पे एक्चुअली पार्किंग एरिया के लिए नहीं, वो ईगो के लिए लड़ाई हो रही है, सब अपने ईगो को ज्यादा आगे रखना चाह रहे हैं। तो उसने बोला कि मैंने यहाँ पे पार्क करना है, तुम सामने वाला पर्सन आया उसने बोला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पार्क की है। तो अननेसेसरी आप इस चीज में टाइम वेस्ट मत करो, इस तरह से अननेसेसरी जो है बैटल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर करो और आगे अपना मूव ऑन करो। बी विलिंग टू फॉरगिव, तो थोड़ा माफ करना भी आना चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना माफ करने से लोग महान बन जाते हैं, तो उसी तरीके का यहाँ पे भी सीन है कि रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट इज इम्पॉसिबल इफ यू आर अनविलिंग। अगर आप अनिच्छा है, मतलब आप चाहते ही नहीं माफ करना, तो उस केस में तो आपका कन्फ्लिक्ट का तो कोई सॉल्यूशन कभी भी नहीं निकलेगा, दैट इज इम्पॉसिबल। रिजोल्यूशन लाई इन रिलीजिंग द अर्ज टू पनिश एंड विच कैन सर्व टू। तो इसमें वही है कि अगर आप रिजोल्यूशन चाहते हैं तो उसमें आपको फॉरगिव मतलब माफ सामने वाले को करना पड़ेगा। एग्री टू डिसएग्री, इफ यू कैन नॉट कम टू एग्रीमेंट, मतलब फाइनली कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, एग्री टू डिसएग्री। इट टेक्स 2 people टू कीप ऑन आर्ग्यूमेंट गोइंग। इफ कन्फ्लिक्ट इज गोइंग नाउवेयर यू कैन चूज टू डिस्टेंस एंड मूव ऑन। मतलब अगर मतलब आपके एग्रीमेंट का कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा, ठीक है, आप उसको बस बात ही करे जा रहे हैं, यू कैन चूज टू डिसंगेज एंड मूव ऑन। मतलब उस चीज को आप छोड़ दो, उसको इग्नोर करो, उसको छोड़ो और आगे मूव ऑन करो। ठीक है, इस तरह से उसमें पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए। नेक्स्ट हेडिंग आता है थॉमस किलमैन मॉडल आइडेंटिफाई 5 डिफरेंट अप्रोच। तो मतलब ये हो क्या रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीका बताया। कुछ लोगों को लगता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए ऐसा करना चाहिए, सामने वाले को लगता है ऐसा करना चाहिए। तो सबने अपने अलग अलग तरीके बताए कि कैसे इसमें होगा। 3 तरीके तो हमने शुरू में देखे थे। ठीक है, नॉर्मली कि किस तरह से होना चाहिए, लिसन टॉक और रिजोल्व। ऑलमोस्ट सेम चीजों को थोड़ा बहुत जोड़ के घटा के जो है बाकियों ने बोला है।
हेल्प गाइड भी कुछ इसी तरह से बोल रहा है, ठीक है। इसके भी 5-6 प्रिंसिपल है। ऐसे थॉमस किलमैन का मॉडल अलग से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम आपका क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है कि थॉमस जो आपका किलमैन है उसने क्या क्या स्टेजेस बताए अवॉइडिंग अकोमोडेट। ये तो ये नाम आप एटलीस्ट याद रख लीजिए, क्योंकि नाम अगर आप याद रखेंगे तो बाकी इसके पॉइंट्स आपको याद ही रह जाएंगे। नाम जैसे पॉइंट्स है तो लिसन, ये सारे किसने बोले थे ऐसे ये जो आपका थॉमस किलमैन है, ये वाला मॉडल इंपॉर्टेंट है, इसके आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो उसने 5 स्टेजेस बताई है: अवॉइडिंग, अकोमोडेट, कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्पीटिंग और कोलैबोरेटिंग। 5 स्टेप्स बताया और ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको ये थॉमस किलमैन वाला मॉडल याद रखना चाहिए। अवॉइडिंग का मतलब है someone who use a strategy of avoiding tries to ignore or sides up the conflict hoping it will get resolved itself in the, जैसे बोलते हैं ना कि मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आप उसको इग्नोर कीजिए, बाद में अपना भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अवॉइडिंग पहला स्टेज है। अकोमोडेटिंग दूसरा स्टेज है। इसमें क्या होगा? टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व टेकिंग स्टेप्स टू सेटिस्फाई द अदर पार्टीज कंसर्न और डिमांड एट द एक्सपेंस ऑफ ओन योर ओन। मतलब सामने वाले ने जो बोला वो ठीक है, अपनी बात को आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। जैसे हस्बैंड वाइफ का लड़ाई होता है कभी कभार, तो कई बार हस्बैंड को लगता है चलो वाइफ ठीक है, या कई बार वाइफ को लगता है कि चलो हस्बैंड ठीक है। तो वो कौन सा स्टेज है? अकोमोडेट। मतलब इसमें आप खुद को अपनी खुद की जो इच्छा है उसको आप छोड़ देते हैं और सामने वाले की इच्छा को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अपने मन को मार के सामने वाले की बात को सुनना, उसको बोला जाता है अकोमोडेट। पहले में अवॉइड है, इग्नोर करना है। दूसरे में दूसरों की, सामने वाले की इच्छा को पूरी करना, अपनी इच्छा को मार के। तीसरा आता है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइज बैंकों में जैसे लोन के लिए सेटलमेंट होता है ना, लोक अदालत रखी जाती है, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट आपने सुना होगा, नाम ही होता है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है बैंक बोलता है कि हम अपने इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कस्टमर को बैंक बोलता है कि चलो तुम प्रिंसिपल तो अमाउंट वापस करो। फिर कस्टमर को भी लगता है चलो ठीक है, इंटरेस्ट बैंक नहीं चार्ज कर रहा, और मेरे को जब पैसे की जरूरत थी, स्पेशली एजुकेशन लोन में बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा, तो वो कस्टमर को लगता है चलो कोई नहीं, बैंक इंटरेस्ट नहीं, जो प्रिंसिपल का पैसा बैंक ने मुझे दिया वही मुझे वापस देना है, तो ठीक है मैं पे कर देता हूँ। तो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट से जो है कई सारे लोन को सेटल किया जाता है। तो सेम ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज में जो दोनों पार्टीज है उनको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। कॉम्प्रोमाइज हेल्प्स इन फाइंडिंग, तो इसमें जो है रेजोल्यूशन के लिए कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। दैट विल पार्टली, मतलब आधी आधी जो है दोनों की इच्छा पूरी होती है। क्योंकि कस्टमर तो चाहता था कुछ भी ना पे करे, और बैंक चाहता था कि वो पूरा ही लोन पे करे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसमें कस्टमर ने सोचा कि मैं कुछ भी पे ना करूं, बेटर है कि चलो प्रिंसिपल तो पे कर देता हूँ। फिर बैंक ने भी बोला चलो कोई नहीं, कस्टमर कम से कम प्रिंसिपल भी रिकवर हो जाएगा, वो भी काफी है, ये हमारे वैसे भी डिफॉल्टर ही है, एनपीआई है। तो इसमें दोनों ने अपनी आधी आधी इच्छा को छोड़ा और उनकी आधी इच्छा पूरी होगी। तो वही होता है आपका कॉम्प्रोमाइज, इसमें दोनों की आधी आधी इच्छा जो है पूरी हो जाती है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिंग। द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल। तो कॉम्पिटिंग में क्या होता है? ट्राइज टू सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ मैनेजर एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पार्टीज। तो इसमें जो आपका मैनेजर है सिर्फ उसकी बात को ही सुना चाहेगा, ठीक है। आपका ब्रांच मैनेजर वो जो बोल रहा है वही सब ठीक है। और इसमें कॉम्पिटिंग में एक्चुअली एक पर्सन की डिजायर को सेटिस्फाई किया जाता है, और सामने के जो उसके सबऑर्डिनेट जो काम कर रहे हैं उनका जीरो, उनकी कोई डिजायर नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ मैनेजर की डिजायर को 100% सुना जाएगा। यहाँ पे इससे पहले जो कॉम्प्रोमाइज है इसमें दोनों का 50-50% था ना। अकोमोडेट में क्या था कि आप अपनी डिजायर्स को पूरा कर रहे हैं और दूसरे जो पर्सन है अपने डिजायर्स को पूरा कर, सामने वाले की डिजायर्स को आप पूरा कर रहे हैं अपनी डिजायर्स को छोड़ के। अवॉइडिंग में क्या है? अवॉइडिंग में आप सामने वाले को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं। और लास्ट आता है आपका कोलाबरेटिंग। इट इन्वॉल्व फाइंडिंग ए सोल्यूशन दैट इंटायरली सेटिस्फाई। तो कोलाबरेटिंग में सबकी इच्छा पूरी हो, जैसे बोलते हैं ना सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, ये बिल्कुल वही। सो इसमें जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है सभी का सॉल्यूशन जो है दिया जाएगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कोलाबरेटिव? जैसे कई बार वेज रिवीजन होता है ना, तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं सभी की जो डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। तो जो सभी की डिमांड है वो एक तरह से पूरी होगी, तो उसमें जितनी पार्टीज इन्वॉल्व है उन सबकी जो है इच्छा इसमें पूरी होती है। तो आपका आ जाएगा कोलाबोरेटिंग। 5 टाइप की जो है ये हमने यहाँ पे देखी: अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग, कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद कॉम्पिटिंग, और लास्ट में आता है कोलाबोरेटिंग। तो अवॉइडिंग में आप बिल्कुल उसको इग्नोर कर रहे हैं, अकोमोडेटिंग में आप क्या कर रहे हैं, आप जो है रिजॉल्व कर रहे हैं, बट सामने वाले की बात को पूरा कर रहे हैं। इसमें सामने वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, अकोमोडेट में सामने वाले को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, अपनी जो इच्छा है, अपनी जो नीड्स है उसको, उसकी कुर्बानी देखिए। कॉम्प्रोमाइज में दोनों का 50-50% इच्छा पूरी होगी। कॉम्पैटिंग में सिर्फ जो मैनेजर है उसकी 100% इच्छा पूरी होगी, जो साथ के सबॉर्डिनेटर की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। और कोलाबरेटिंग में जितने भी लोग हैं सबकी जो है इच्छाएं पूरी इसमें होंगी, ठीक है। उस तरह से जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा। और ये जो मॉडल था थॉमस किलमैन, इसमें थोड़ा सा उन्होंने नीचे मॉडल के बारे में बताया। इसमें दो डायमेंशंस जो है, लोगों को दो डायमेंशंस में बांटा गया है। जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन होता है, एक आ जाता है असर्टिवनेस और दूसरा आता है कॉर्पोरेटिवनेस। कॉर्पोरेटिवनेस में आ जाएगा जो लोग कॉर्पोरेशन देते हैं, असर्टिवनेस मतलब जो कॉर्पोरेशन नहीं देते। असर्टिवनेस इन्वॉल्व टेकिंग एक्शंस टू सेटिस्फाई योर ओन नीड्स। तो असर्टिवनेस मतलब आप अपने खुद के बारे में सोचते हैं, और कॉर्पोरेटिवनेस इन्वॉल्व टेकिंग एक्शन टू सेटिस्फाई अदर नीड्स। तो असर्टिवनेस में आप खुद के बारे में सोच रहे हैं ऑन, और
कॉपरेटिवनेस में आप सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं, अदर नीड, उसकी जरूरतों के बारे में आप सोच रहे हैं। ईच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी, तो हमने ये जो 5 तरह की स्ट्रैटेजी डिस्कस की, तो उसमें अलग अलग या तो किसी में असर्टिवनेस देखने को मिलेगा या अलग अलग कॉपरेशन देखने को मिलेगा, अलग अलग डिग्री का, मतलब अलग अलग परसेंट आप बोल सकते हैं। तो इस डिग्री का एग्जाम्पल के तौर पर जो अकोमोडेटिंग था, ये कौन सा था, इसमें आपका ये था अकोमोडेटिंग। उसमें क्या होता है कि इंक्लूड ए हाई डिग्री ऑफ कॉर्पोरेशन एंड लो डिग्री ऑफ असर्टिव, तो इसमें क्या है, सामने वाले की इच्छा पूरी कर रहे हैं अपना अपनी कुर्बानी में, अपनी इच्छा की कुर्बानी। तो इसमें आपको कौन सा वाला लगा, हम सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें आपको हाई डिग्री ऑफ कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा। वही लिखा है इसमें हाई डिग्री ऑफ कॉर्पोरेशन, क्योंकि हम सामने वाले की इच्छा पूरी करें अपनी कुर्बानी देख के, तो वो हो जाएगा आपका हाई डिग्री ऑफ कॉर्पोरेशन। एंड लो डिग्री ऑफ असर्टिवनेस, खुद के बारे में नहीं सोचा जा रहा, अगर खुद की इच्छा के बारे में सोचा जाए वो होता है असर्टिवनेस। तो जो आपका अकोमोडेटिंग है उसमें हाई डिग्री ऑफ कॉर्पोरेशन और लो डिग्री ऑफ असर्टिवनेस है। ऐसे कॉम्पेटिंग, कॉम्पेटिंग में क्या है, हाई डिग्री, लो डिग्री ऑफ कॉर्पोरेशन। जो कॉम्पेटिंग है उसमें मैनेजर बस अपने बारे में सोच रहा है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो सिर्फ अपने बारे में इसमें सोचना जा रहा है। तो इसमें हाई, इसमें लो डिग्री ऑफ कॉर्पोरेशन, इसमें लो कॉर्पोरेशन बिल्कुल भी नहीं है, और हाई डिग्री ऑफ असर्टिवनेस, मैनेजर के बारे में सिर्फ सोचा जा रहा है, वो सिर्फ अपनी इच्छा के बारे में सोच रहा है, तो इसमें हाई डिग्री ऑफ असर्टिवनेस है। और ये अलग अलग फॉर्म ले सकते हैं, जैसे कई बार ये पैसिव फॉर्म में भी आ जाएंगे, जैसे सच एज अवॉइडेंस ऑफ द इशू व्हेन नो वन पर्सन अलाउ द अदर टू मेक द अल्टीमेट डिसीजंस। और इसको जो है वेब सोर्स एमबीए टूल बॉक्स ने बोला है। तो पैसिव टाइप का भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, जिसमें अवॉइडेंस ऑफ द इशू व्हेन वन पर्सन अलाउ द अदर टू मेक द अल्टीमेट डिसीजन, तो इसमें एक पर्सन दूसरे को अलाउ करता है कि चलिए आप ही डिसीजन ले लीजिए क्या है, तो उसको बोला जाता है पैसिव काइंड। तो इसमें एक ही के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाता है, सामने वाला बंदा बिल्कुल पैसिव स्टेज में आ जाता है, वो सामने वाले को भी ऊपर छोड़ देता है कि चलो ठीक है जैसा करना है तुम करो, तो वो हो जाता है आपका पैसिव काइंड। ठीक है, तो ये सारे हमारे अलग अलग टाइप के हो गए, और ये आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हो गया, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस इन 5 स्टेप्स कैन बी फ्रेम। तो 5 तरह से जो है आपको और बताया हुआ कौन कौन से स्टेप में आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस काम करता है। तो इतने सारे हमने अलग अलग टाइप के मॉडल पढ़े, तो उस सब में जो 5 स्टेप इस्तेमाल किए गए, पहले फाइंड आउट द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। द मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव अबाउट द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द मोर इजली, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना अच्छे से आप इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। जैसे कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको हर चीज के लिए पूछता है कैसा कैसा प्रॉब्लम है, तभी आप उसको सारी बातें शेयर करते हैं, फिर वो डॉक्टर आपको मेडिसिन जो है सजेस्ट करता है। तो सेम ये भी वैसी, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना ही अच्छा रहेगा। और टू गेट द इन्फॉर्मेशन यू नीड, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि आप जान सके कि किस कारण से हुआ है। लाइक व्हाई आर यू अपसेट, कि आप इतने अपसेट क्यों हैं। डू यू सी अ रिलेशनशिप बिटवीन दैट एंड दिस इंसिडेंट, मतलब कोई ऑलरेडी इंसिडेंट हुआ और अभी जो इंसिडेंट हुआ क्या उसका आपस में कोई रिलेशन है। हाउ डिड दिस इंसिडेंट बिगिन, तो ये कैसे शुरू हुआ। तो इस तरह से आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है गेन कर सकते हैं। और एज ए मैनेजर और सुपरवाइजर आपका रोल रहता है कि आपको दोनों पार्टीज की बात सुननी पड़ेगी, दोनों को चांस देना पड़ेगा कि वो अपनी साइड, क्योंकि एक पर्सन कोई स्टोरी बताएगा वो सिर्फ अपने अच्छी बातें बताएगा, उसने क्या गलत किया वो नहीं बताएगा। जैसे जो बी है वो भी अपने बारे में अच्छा बताएगा उसने क्या गलत, तो आपको दोनों तरफ से बात सुननी पड़ेगी, तब आप एक अच्छा रेजोल्यूशन दे पाएंगे। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्जैक्टली सिचुएशन क्या हुआ, और उस हिसाब से आप इम्पार्शल होकर जो है डिसीजन ले पाएंगे। तो पहला आपको सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किस वजह से लड़ाई की शुरुआत हुई। सेकेंड आता है लुक बियॉन्ड। इसमें क्या करेंगे, तो कई बार क्या होता है कि किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, एक्चुअली गलती सिचुएशंस की नहीं होती, गलती व्यू पॉइंट होता है, देखने का तरीका। ठीक है, व्यू पॉइंट जो है सिचुएशंस की, उसकी वजह से जो है एंगर और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अराइज हुआ। तो लुक बियॉन्ड, आपको उससे आगे सोचना पड़ेगा। द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट माइट बी अ माइनर इशू, मतलब बहुत छोटी बात भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो कि काफी टाइम पहले हुआ, बट लेवल ऑफ स्ट्रेस हैज ग्रोन टू द पॉइंट व्हेन द टू पार्टीज हैव बिगन अटैकिंग ईच अदर पर्सनली इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द रियल, मतलब रियल प्रॉब्लम को समझने से अच्छा इन्होंने पर्सनली एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिया। और अब इसमें क्या कोई ट्रिगर हुआ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी शुरुआत हुई होगी। यानी लुक बियॉन्ड मतलब आपको उससे आगे जाके सोचना पड़ेगा। व्हेन डू यू थिंक द प्रॉब्लम बिटवीन यू फर्स्ट अराइज, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ और कब पहली बार ये आपके बीच में प्रॉब्लम्स ये सब अराइज हुई। तो लुक बियॉन्ड मतलब कई बार होता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम होता है जो व्यू पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू इंडिविजुअल का, उसकी वजह से जो एंगर रिसर्च क्रिएट हो जाती है, तो उसको आगे आपको जाके सोचना होगा। तीसरा, टेक सजेशंस फॉर सॉल्यूशन। अब आपने दोनों की बातें सुन ली, अब आप उनके व्यू पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे, दोनों पार्टीज के व्यू पॉइंट कि अगला स्टेप आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द सिचुएशंस कुड बी चेंज, अगेन क्वेश्चन द पार्टीज टू सॉल्यूट देयर आइडिया, उन पार्टी से मतलब सामने की जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनसे पूछना चाहिए कि आपके पास क्या आइडिया है, हाउ कैन यू मेक थिंग्स बेटर, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि आप दोनों जो है बेटर तरह से अपना जो चीज़ें उसको आप रिजॉल्व कर पाए।
और एज ए मैनेजर अगर बात करें, यू हैव टू लिसन एक्टिवली, तो आपको जो है उनको ध्यान से सुनना पड़ेगा, एक रीडर जो है, और एज वेल एज अ गुड रीडर ऑफ ए बॉडी लैंग्वेज, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी रीड करना पड़ेगा, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है जब आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ऐसा भी हो सकता है बॉडी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं कि सामने का बंदा सब कुछ सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या इसमें कुछ चेंज करके अमेंड करके बोल रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज आप समझ जाएंगे। चौथा स्टेप है आइडेंटिफाई एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस। यू आर लिस्निंग फॉर द मोस्ट एक्सेप्टेबल कोर्स ऑफ एक्शंस। आप देखेंगे कि क्या क्या आइडियाज़ हैं, ठीक है, दोनों के पर्सपेक्टिव को सुनेंगे, और आप सिर्फ आप दोनों के पर्सपेक्टिव को ही नहीं सुनेंगे, बल्कि जो भी आप आइडिया सजेस्ट कर रहे हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट इसमें होना चाहिए। यू माइट सजेशन द नीड फॉर कॉर्पोरेशन टू फैक्ट, तो आप बोलेंगे कि दोनों को कॉर्पोरेशन करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, मदद करो, इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग वो पूरा होगा। तो जो भी आप आइडिया देंगे, जो सॉल्यूशन देंगे, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट के लिए होना चाहिए। लास्ट आता है आपका फाइनल एग्रीमेंट। मैनेजर नीड टू गेट टू पार्टीज टू एक्सेप्ट वन ऑफ द, तो जो भी यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया सॉल्यूशन, तो उसको जो है दोनों पार्टीज को बोला जाएगा कि आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। द गोल इज टू रीच ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो एग्रीमेंट है वो म्यूचुअली, मतलब आपस में जो है दोनों एक्सेप्ट करें, इस तरह से जो है एग्रीमेंट बनाना चाहिए। कुछ लोग तो इस बात को कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कागज पे लिखवा लेते हैं कि आगे से आप ऐसा नहीं करोगे, बट उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा कई बार एक्सप्लिसिट, मतलब क्लियर कट पता भी नहीं लगता कि एग्रीमेंट ये सब हो रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, तो कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट भी लिखवा लेते हैं वैसे। और however it may be sufficient to meet with the individuals and convey them to, मतलब पोलाइटली अगर आप बात करें उतना भी काफ़ी, कागज पे लिखवाना कि अब हम इसको मानते हैं, हम ऐसा करेंगे, तो क्योंकि आप किसी के साथ कैसा बिहेवियर करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे सर्विस होता है तो उसमें लिखते हैं कि हम कभी किसी से बहस नहीं करेंगे, ये भी, पर जनरली वो सब चीज़ अपना आप ही काम के साथ हो जाती है। तो एग्रीमेंट लिखवाने से तो खैर कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप चाहे तो सीधे ही आप उसको पोलाइटली भी जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे आपके मेन मेन स्टेप है जो कि आपके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में काम आते हैं। ये भी हमने कंप्लीट किया। अब हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे, और पार्ट 3 में आपका आई थिंक आधा घंटा कम से कम आपको लगेगा पार्ट 3 कंप्लीट होने में, और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पहले। पार्ट 2 हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ से हमने शुरू किया था पार्ट 2, ठीक है। इंट्रा इंडिविजुअल इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये इंडिविजुअल के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके अलग अलग रोल्स होते हैं, और उसको डाउट होता है कि कौन से रोल को मेरे को किस तरह से प्ले करना चाहिए, उसी चक्कर में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर आपका गोल कॉन्फ्लिक्ट, आपके काम को लेके जो आपका गोल है वो आपका इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसमें भी 3 तरह से होगा, अप्रोच अप्रोच अप्रोच, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब उसमें से कोई आप एक ही गोल को कर पाएंगे। सेकंड आता है अप्रोच अवॉइडेंस, अप्रोच मतलब प्लस, अवॉइडेंस मतलब उसको हमें इग्नोर करना है। तो दो गोल है, और एक को आप करना चाहते हैं और एक को आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, मतलब उसी गोल एक्चुअली सेम है, उसी के दो फीचर्स हैं, प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स आपके उसी गोल में है, तो वो आपका हो जाएगा अप्रोच अवॉइडेंस। और तीसरा आ जाएगा अवॉइडेंस अवॉइडेंस, इसमें दोनों ही नेगेटिव आपके हैं, दो अलग अलग गोल है वो नेगेटिव है, और उसको लेके जो है आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। तो 3 तरह से यहाँ पे चीजें हो गई। फिर कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, तो जनरली लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई भी जो गोल है वो अचीव उनको दिया जाता है और वो पूरा नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन ये सब चीज़ें अराइज होती है। ये भी आपका इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल को आप बोल सकते हैं ओवर्ट, और इंटरनल को बोल सकते हैं कोवर्ट। और एक्सटर्नल बैरियर का एग्जांपल कोई पावर फेलियर हो गया, फ्लड्स जिसकी वजह से, या ट्रांसपोर्टेशन खराब हो गया जिसकी वजह से आपका कोई काम नहीं हो पाया, ठीक है, जो आपका गोल था वो पूरा नहीं हो पाया। इंटरनल भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसका कारण बन सकते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स और जो कि आपको किसी काम के लिए रोक रहे हैं, तो वो आपका इंटरनल में आ जाएगा। ऐसे रोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके कई सारे रोल होते हैं, और उसमें से आपको पता नहीं लगता कि कौन सा रोल आप कब प्ले करें, किस रोल को, मतलब सभी रोल को आप अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे, और उसी में आप खुद कंफ्यूज है, मतलब ये भी एक इंटरपर्सन, मतलब आपके अंदर ये कन्फ्लिक्ट अराइज होगा, और ये आपकी खुद से ही लड़ाई, जैसे बोलते हैं ना मेरी लड़ाई मुझसे है, तो ये बिल्कुल वही होता है। और वैसे हम सारे जो पढ़ रहे हैं ये सारे हम इंट्रा पर्सनल इंट्रा इंडिविजुअल, ये मतलब आपके अंदर के जो कन्फ्लिक्ट है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी में एक आपका ये है रोल कन्फ्लिक्ट, तो इसमें आपके कई सारे रोल है, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, ऐसे अगर आप किसी के ब्रांच मैनेजर हैं, एज ए वर्कर, तो कई सारे आपके रोल है, और उसमें आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि आप उस उतने सारे रोल को एक साथ नहीं प्ले कर पाते, तो उसकी वजह से ये वाला रोल कन्फ्लिक्ट होता है। ऐसे रीजन फॉर कन्फ्लिक्ट, क्या क्या रीजन है, बहुत सारे रीजन है। और जैसे कि एक रेजिस्टेंट टू चेंज, तो लोग जनरली चेंज नहीं होना चाहते, ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे कंप्यूटर आपके बैंकों में आया था तो शुरुआत में जो है काफ़ी लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं थे। ऐसे वर्क हैबिट, लोगों की अलग अलग वर्क हैबिट होती है, कुछ ज़रूर से ज़्यादा हार्ड वर्क होते हैं, ठीक है, बार बार फाइलें चेक कर रहे हैं,
तो इसका तरीका क्या है, काउंसलिंग की जाए। वैसे ये जो पहला था आपका रेजिस्टेंट टू चेंज, इसमें भी वही है, कम्युनिकेट किया जाए और उनको बताया जाए कि कितना ज़रूरी है, और हर चीज़ में जो कम्युनिकेशन हर जगह आपका सॉल्यूशन रहेगा। ऐसे पुअर कम्युनिकेशन, प्रॉपर मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, प्रॉपर बातें नहीं हो पा रही, तो जिसकी वजह से पुअर कम्युनिकेशन होता है और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। बचने का तरीका क्या है, ओपन कम्युनिकेशन की जाए, ठीक है, ओपन वे में आप कम्युनिकेट करें ताकि क्या एग्जैक्टली बात है वो आपको पता लग सके। नेक्स्ट है पर्सनालिटी क्लैशेस। पर्सनालिटी क्लैशेस किस वजह से होता है, अलग अलग पर्सनालिटी के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड, कल्चर, प्रेफरेंस, एक्सपीरियंस, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है, गोल्स, एटीट्यूड, वैल्यू सबकी अलग अलग होती है, उसकी वजह से वो सभी लोग एक ही छत के नीचे एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो उसी की वजह से उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी, उसकी वजह से जो क्लैशेस में होता है। फिफ्थ है पुअर परफॉर्मेंस। कई बार आप अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो आपके मैनेजर के बीच में और आपके बीच में क्लैशेस में हो जाता है, तो बचने का तरीका क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, आपकी स्किल्स को जो है इंप्रूव किया जाए। पुअर सुपरवाइजर, कई बार जो सुपरवाइजर वो अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं करता, जिसकी वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और भी कई सारे रीज़न है, इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपको अच्छी सैलरी, आपको अच्छी जो है इनकम नहीं आपको मिल रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, स्ट्रेस, आपका काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप, बैंकों में देखा जाए तो स्ट्रेस लेवल अभी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत से बैंकों में ऐसा है। और वर्क लीडर, वीक लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी आपके लीडर्स में, आपके सुपरवाइजर में अच्छी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पुअर है, और मतलब जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से नहीं दी गई है। और स्टेटस, किसी गलत आदमी को गलत एक अच्छी पोस्ट के लिए आपने गलत आदमी को प्रमोट कर दिया। पावर स्ट्रगल, हर कोई लीडर बनना चाहता है, कोई फॉलोवर नहीं बनना चाहता, तो उसकी वजह से भी जो है मतलब हर कोई पावर के लिए स्ट्रगल करता है, और उसी वजह से जो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। इनकॉन्फिडेंस, आपकी इच्छा के बिना आपको काम करने के लिए बोला जाता है, तो वो इनकॉन्फिडेंस हो गया। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी मान लीजिए किसका प्रमोशन हुआ, किसकी ट्रांसफर हो गई, तो ट्रांसपेरेंट वे में वो सब नहीं हुआ, किस तरह से हुआ वो सब नहीं मालूम, तो ट्रांसपेरेंसी की कमी, ये सारा आपके फैक्टर्स हैं जो कि आपके अदर रीजन में आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अलग अलग फेजेस से जो कॉन्फ्लिक्ट गुजरता है, तो 5 तरह के फेज है। पहला है प्रीलूड फेज, ये आपका शुरुआत का फेज होगा, और इसमें क्या होगा कि जो भी मतलब इसमें सारे के सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि कॉन्फ्लिक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर, ठीक है, या फिर कल्चरल रिलीजन डिफरेंस है, एजुकेशन बैकग्राउंड, इन सब में डिफरेंसेस हैं, इंटरेस्ट डिफरेंस है, इसी की वजह से जो है आपके कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, तो सारे के सारे फैक्टर्स जो कि कॉन्फ्लिक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपका प्रीलोड में आ जाएगा। दूसरा आता है आपका ट्रिगरिंग फेज। नो कन्फ्लिक्ट कैन अराइज ऑन इट्स ओन, मतलब अपने आप से तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ इशू होगा। यहाँ पे आपका राम और रहीम का एग्जांपल दिया कि रहीम कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है और राम ने बोला कि इसमें तो प्रॉपर कंटेंट नहीं है, आपने आधी अधूरी प्रेजेंटेशन दी है, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो यही उनका ट्रिगर पॉइंट है। इनिशिएशन फेज, तो यहाँ पे मतलब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है, अभी वर्बल डिसएग्रीमेंट, अब्यूज, ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। फिर डिफरेंशिएशन फेज, इसमें जो है वॉइस आउट करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर हमारे बीच में बहस की हुई। रेजोल्यूशन जो है मतलब आप कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे तो उसका कोई अंत तो कभी नहीं है, हमेशा ये आप नेगेटिव में जिएंगे, तो एक सोल्यूशन है कि प्रॉपर इसका रिकन्सिलेशन किया जाए, कंप्रोमाइज दोनों को करना पड़ेगा ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो 5 स्टेजेस में आपका कॉन्फ्लिक्ट गुजरता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट के स्टेजेस पे आपको पूछ सकते हैं, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। यहाँ पे हमने रिजोल्यूशन की बात की, तो अब 2-3 टॉपिक आपका रिजोल्यूशन को लेके कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 तरीके बताएं। लिसन, टॉक, रिजॉल्व। लिसन मतलब आप बात सुनिए कि एक्जैक्टली क्या इशू चल रहा है, आप बात को सुनेंगे तभी आप उसको बता पाएंगे, ठीक है। सेकंड, टॉक, अब आप उनको बताएंगे कि क्या क्या हुआ, कैसा जो है किस तरह से जो है कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मतलब एक क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन जरूरी है ताकि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करें। टॉक मतलब आप उनसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन ओपन और क्लियर होनी चाहिए। रिजॉल्व, आप फाइनली जो है दोनों की जो बात आपने सुनी और आपने अपनी बात बताई उनको, फाइनल रेजोल्यूशन दिया, तो ये इसीलिए था ताकि रिजोल्यूशन फाइनली हो जाए। ऐसे टीम ऑफ हेल्प गाइड ने भी रिजोल्यूशन के 4-5 स्टेप बताए। इन्होंने बोला कि लिसन फॉर व्हाट इज फील्ड एज सेड, पहले आप सुनिए, मैटर को समझिए, मेक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन द प्रायोरिटी, मतलब कौन सही है कौन गलत है इससे ज्यादा प्रायोरिटी आप इस बात को दीजिए कि आखिर जो रिजोल्यूशन है वो हो जाए। फोकस ऑन द प्रेजेंट, पहले कुछ हुआ, पहले कुछ बोला, उसको आप छोड़ दीजिए, अभी की जो बात है उस पर आप फोकस कीजिए, और उससे आप जो है रेजोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। पिक योर बैटल्स, इसमें बोला है कि आप देखें कि जिस बात पे आपका रेजोल्यूशन हुआ है तो क्या इतना टाइम आपका, इतना एनर्जी वेस्ट हुआ, क्या वो वर्थ था या नहीं था, वो आपको सोचना होगा। बी विलिंग टू गिव फॉरगिव, मतलब आपका रेजोल्यूशन तब तक नहीं पूरा हो पाएगा, रेजोल्यूशन जो कन्फ्लिक्ट है वो आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप विलिंगनेस रहेंगे माफ करने के लिए, मतलब आपको फॉरगिव भी जो है करना पड़ेगा। एग्री टू डिसएग्री, अगर आप किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाते फाइनली, तो आप क्या कीजिए, डिसएंगेज एंड मूव ऑन, मतलब उसको इग्नोर करके आप आगे मूव कर जाइए। तो 4-5 यहाँ पे स्टेप है। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं थॉमस किलमैन मॉडल, जो रिवाइज कर रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें 5 अप्रोचेस बताइए। पहला है अवॉइडिंग, तो अगर कोई रिजोल्यूशन हो रहा है तो आप अवॉइड कर दीजिए। दूसरा है अकोमोडेटिव, इसमें क्या होगा कि आप सामने वाले की डिमांड को, इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को, अपनी इच्छाओं को भूल जाइए। जनरली पेरेंट्स अपनी इच्छाओं को भूल के अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं, ठीक है, तो वो अकोमोडेटिंग वाला हो गया। तीसरा आ जाएगा कॉम्प्रोमाइज, दोनों का 50-50%, जैसे बैंक लोक अदालत के थ्रू जो कॉम्प्रोमाइज लोन की सेटलमेंट करवाता है, तो दोनों का इसमें थोड़ा थोड़ा फायदा है।
कॉम्पिटिंग बॉस जो है आपका मैनेजर जो है उसकी सारी इच्छा पूरी की जाएगी 100%, और जो उसके साथ उसके अंडर जो काम करते हैं उनकी इच्छा को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं दिया जाएगा। तो कॉम्पिटिंग हो गया। कोलैबोरेटिंग में क्या हो जाएगा कि जितने भी लोग हैं सबकी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा, सेटिस्फाई द कंसर्न ऑफ ऑल द पीपल इन्वॉल्व। फिर यही जो आपका थॉमस किलमैन मॉडल था, इसमें फिर से इन्होंने टू डायमेंशंस लोग बताए। एक बोला आपका असर्टिवनेस, जो कि काफ़ी असर्टिवनेस वो लोग होंगे जो हमेशा खुद के बारे में सोचेंगे। ऐसे एक होता है कॉर्पोरेटिवनेस, कॉर्पोरेशन जो दूसरों के बारे में सोचेंगे। असर्टिवनेस इन्वॉल्व टेकिंग एक्शन टू सेटिस्फाई योर ओन स्टेट, मतलब आप काम कर रहे हैं, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं अपने बारे में सोच के ले रहे हैं। और कॉर्पोरेटिवनेस में क्या होगा कि आप दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक्शन ले रहे हैं। और जो भी हमने रेजोल्यूशन की स्ट्रैटेजी देखी, यहाँ पे आपको दोनों जो है असर्टिवनेस और कॉर्पोरेशन की डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे हमने अकोमोडेटिंग देखा, अकोमोडेटिंग में क्या हो रहा है कि हम सामने वाले की अपनी सामने वाले की इच्छा पूरी कर रहे हैं अपनी इच्छा की कुर्बानी देके। तो इसमें हाई डिग्री ऑफ कॉर्पोरेशन देखने को मिल रहा है और लो डिग्री ऑफ असर्टिवनेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि लो डिग्री ऑफ असर्टिवनेस एंड हाई डिग्री ऑफ कॉर्पोरेशन, क्योंकि हम सामने वाले के लिए सोच रहे हैं। लेकिन कॉम्पिटिंग क्या है, जिसमें मैनेजर के बारे में सोचा जा रहा है, तो इसमें हाई डिग्री ऑफ असर्टिवनेस देखने को मिल रहा है मैनेजर के तौर पे। और वो सामने वाले अपने जो सबऑर्डिनेट है उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, तो लो डिग्री ऑफ कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है 5 स्टेजेस में पूरा होता है, तो इसको 1 2 3 करके बताया। स्टेप 1 में क्या होगा, आप सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पता करेंगे, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सेकंड है लुक बियॉन्ड, तो कई बार क्या होता है कि बात गलत नहीं होती, उसको देखने का तरीका जो व्यू पॉइंट है वो गलत है, जिसकी वजह से एंगर ये सब चीज़ें क्रिएट हुई। तो उससे आगे आपको देख के जो रिजॉल्व करना चाहिए। टेक सजेशन फॉर रिजोल्यूशन, तो आप उनसे सजेशन लीजिए कि क्या क्या करना चाहिए जिससे ये रिजॉल्व हो जाए। और एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, मतलब आप दोनों के सॉल्यूशन सुने और फिर उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके कि थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा आप, और एक फाइनल सही सॉल्यूशन दीजिए। और इस ये जो पॉइंट नंबर 4 हुआ उसी के तौर पे आप फाइनल एक एग्रीमेंट करेंगे, पोलाइटली उनको जो है बातें समझाएंगे। ये सारा आपका स्टेज यहाँ पे हो गए। इसके साथ आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।